अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ ब्लड। सबसे पहले हम ब्लड की डेफिनेशन समझनी है, ठीक है। तो ब्लड की डेफिनेशन है द रेड लिक्विड दैट सर्कुलेट्स इन द आर्टरीज एंड वेन्स ऑफ ह्यूमंस। डेफिनेशन पढ़ते ही आप लोग को समझ में आ गई होगी कि एक रेड कलर का लिक्विड टाइप कुछ होता है जो सर्कुलेट करता है आर्टरीज में या वेन्स में, उसे हम कहते हैं ब्लड। अब यहाँ पर जो एक मैंने टेस्ट ट्यूब बनाई है, ठीक है, इसमें मैं बताऊंगी ब्लड के अंदर दो चीज़ें होती हैं, तो उन दोनों को मैं एक टेस्ट ट्यूब में समझाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास होता है फॉर्म एलिमेंट्स। और ऊपर होता है प्लाज्मा। अब आपको समझना है कि फॉर्म एलिमेंट्स क्या है और प्लाज्मा क्या है। तो फॉर्म एलिमेंट जो है वो हमारे पास तीन तरह के हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड लास्ट नंबर 3। नंबर 1 में हमारे पास आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स होगा, ठीक है, स्पेलिंग और नेक्स्ट नंबर 2 में हमारे पास है RBCs और नंबर 3 में हमारे पास है वाइट ब्लड सेल्स। प्लेटलेट्स को तो प्लेटलेट्स ही कहते हैं, लेकिन वाइट ब्लड RBCs का नाम क्या है, इसको एथेरोसाइट्स भी कहते हैं और वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, प्लाज्मा के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं। क्या है प्लाज्मा के अंदर? प्लाज्मा के अंदर भी तीन चीज़ें हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। नंबर 1 इसके पास है प्रोटीन्स और नंबर 2 है वाटर और नंबर 3 जो लास्ट है वो है अदर सॉल्यूशन, ठीक है। जो प्रोटीन है वो है 7%, वाटर जो है वो है 92%, यानी कि मैनली वाटर होता है, याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मैनली वाटर है। और जो अदर सॉल्यूशन है वो बहुत ही कम है, ओनली 1%, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हमारे पास अगर प्लेटलेट्स पूछें ये कितने होते हैं प्लेटलेट्स, तो ये हमारे पास होते हैं प्लेटलेट्स हमारे पास होते हैं 1, इसकी एग्जैक्ट अमाउंट है ना, तो 140 थाउजेंड 340,000, यानी कि ये समझ लो 1.5 लाख से 4 लाख तक, ठीक है, 340,000। और जो RBCs हैं वो हमारे पास होते हैं, कहाँ लिखूँ, छोटा सा लिख देती हूँ, 4.2 से लेकर 6.2 मिलियंस तक, ठीक है, ये इसकी एक अमाउंट है। और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं 5,000 से 10,000 तक, कंप्लीट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रोटीन्स जो है ना, प्रोटीन्स भी बहुत तरह की होती है। तो प्रोटीन जो प्लाज्मा में होती है वो कौन कौन सी होती है, तो वो 4 तरह की होती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। एक होती है हमारे पास एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन।
अब जो एल्ब्यूमिन है वो सबसे ज़्यादा होती है, 57 से लेकर 60% तक होती है। और उसके बाद जो ग्लोब्यूमिन है वो 38% होती है, और फिब्रिनोजेन जो है वो 4% होती है, और प्रोथ्रोम्बिन जो है वो 1% होती है। ठीक हो गया। उसके बाद वाटर तो वाटर ही होता है, लेकिन अदर सॉल्यूशंस में हमारे पास जो है वो आयंस आते हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, गैसेस हैं, और इस तरह के रेगुलेटरी सब्सटेंस हैं, हार्मोन्स वगैरह। ठीक है। अच्छा, अब इसको हमारे पास यहाँ तक तो आ गई बात समझ में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वालिटीज़, आरबीसीएस की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, सॉरी ब्लड की क्वालिटीज़ क्या होती हैं। ब्लड की प्रॉपर्टीज़ लिख देते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, ब्लड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी है कि ब्लड बॉडी में 7% होता है, मतलब कि बॉडी का जो भी वेट है ना उसमें 7% ब्लड का वेट होगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसकी जो पीएच होती है वो होती है 7.35 से लेकर 7.45, यानी कि स्लाइटली एल्कलीन की तरफ होती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात मुझे समझानी है। इसके अलावा इसका एक और काम होता है ब्लड का ऑक्सीजन को कैरी करना। ठीक है। और इसमें ना एक वर्ड मुझे समझाना है, हीमेटोक्रेट्स। ये जो हीमेटोक्रेट है ये होता क्या है। हीमेटोक्रेट का मतलब होता है जो ब्लड है ना उसके अंदर सेल्स हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया आरबीसीएस हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं या वाइट ब्लड सेल्स हैं। अब ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स भी, वाइट ब्लड सेल्स भी हैं, तो इसकी जो नॉर्मल अमाउंट है ना, जो क्वांटिटी है वो 40 to 45% तक की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नॉर्मली इसकी 40 to 45% होना चाहिए ब्लड। ठीक है। ब्लड में जो आरबीसीएस या वाइट ब्लड सेल्स है, तो हम टोटल ब्लड की बात करेंगे। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। अगर जैसे कि हाँ ठीक है चलो, अगर जैसे कि ब्लड के अंदर किसी के हम ये अगर आपके पास पेशेंट आए हैं और आपको ये रिकमेंड करना है कि भाई आपको ब्लड कम है और ब्लड की बॉटल्स वगैरह लगेंगी, तो आप कैसे बताएंगे। अगर 40 to 45% से कम हो जाए, यानी कि 30 या 35% तक चले जाए, तो फिर आप उसको ये रिकमेंड करेंगे कि भाई आप जो है ब्लड की बॉटल्स लगवाएं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हीमेटोक्रेट्स में समझा रही थी। हीमेटोक्रेट्स क्या होता है, ब्लड की में मौजूद जो सेल्स होते हैं ना, उन्हें कहते हैं हीमेटोक्रेट्स। तो उन सेल्स की जो परसेंटेज है वो भी मैंने आपको बता दी। ठीक है। बस ये हमारा जो पहली हमारी लेक्चर था इस बुक का वो कंप्लीट हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक, इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है जेनेसिस ऑफ ब्लड। जेनेसिस ऑफ ब्लड सेल्स। अब जेनेसिस ऑफ ब्लड सेल्स क्या होता है, ब्लड सेल्स बनते कैसे हैं, ये हमें इसमें देखना है। ठीक है। तो ये मैं आपको बताती हूँ जेनेसिस ऑफ ब्लड सेल्स। देखो, ब्लड सेल्स जो है ना वो बोन मैरो से बनते हैं, बोन मैरो। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि बोन मैरो होती कहाँ है। तो बोन मैरो जो है, बोन से पता चला है, बोन का जो मोस्ट सेंट्रल पार्ट होता है ना वहाँ होती है बोन मैरो। ठीक है। वहाँ पर बोन मैरो, फॉर एग्जाम्पल ये बोन मैरो है। ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ये बोन मैरो है। ठीक है। अब बोन मैरो के अंदर बहुत सारे सेल है, लेकिन इसके अंदर एक स्पेशल सेल होता है,
एक स्पेशल सेल होता है इसके पास। तो इसके पास जो स्पेशल सेल होता है ना, उसको हम नाम देते हैं, स्पेशल सेल इसलिए स्पेशल नाम दिया, प्लूरी पोटेंशियल हिमेटो पोएटिक स्टेम सेल। ठीक है, ये इसका नाम है। अब जितने भी सेल्स, जितने भी रेड ब्लड सेल्स हैं या वाइट ब्लड सेल्स हैं, सब इससे आकर मिलेंगे। जैसे कि अगर RBCs हैं या वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये सब इससे आकर मिलेंगे, प्लेटलेट्स हैं, ये सब इससे आकर मिलेंगे। फिर ये फैसला करेगा कि अब इसको क्या बनाना है, ये रेड ब्लड सेल्स बनाएगा, वाइट ब्लड सेल्स बनाएगा या प्लेटलेट्स बनाएगा। लेकिन जितने भी सेल्स होते हैं ब्लड के, जितने भी सेल्स हैं, जितने भी ब्लड के सेल्स हैं, वो सब इससे आकर मिलेंगे। ठीक है, अब मिलने के बाद ही पता चलेगा कि ये क्या बनाएगा, RBCs बनाएगा, वाइट ब्लड सेल्स बनाएगा या फिर प्लेटलेट्स बनाएगा। या इसको यूँ भी समझो, RBCs ना लिखो, इसको यूँ समझो कि जितने भी ब्लड के सेल्स हैं, जितने भी ब्लड के सेल्स हैं, वो सब इससे आकर मिलेंगे। ठीक है, जितने भी ब्लड के सेल्स हैं सब इससे आकर मिलेंगे। अब ये फैसला करेगा कि इसको क्या बनाना है, या RBCs बनाएगा, वाइट ब्लड सेल्स बनाएगा या प्लेटलेट्स बनाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात ये है यहाँ पर कि ब्लड से तमाम सेल इससे आकर ब्लड सेल्स, ब्लड के जितने भी सेल्स थे वो सब आकर किससे मिले, प्लूरीपोटेंशियल हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल से। अब ये जो सेल है इनको हम कहेंगे स्टेम सेल्स। क्या कहेंगे, स्टेम सेल्स कहेंगे। यहाँ पे मैं लिखती हूँ स्टेम सेल्स। ये बिल्कुल इसी तरीके से याद रखें कि जब बच्चा, जब बेबी होता है तो बेबी का नाम कौन रखता है, बेबी का फादर। अब बेबी के फादर जब तक नाम नहीं रखेगा, जब तक उसको क्या कहते हैं, बेबी कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जब तक ब्लड के सेल्स प्लूरीपोटेंशियल हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल से नहीं मिले, और उसने जब उससे नहीं मिले यानी कि बाइंड नहीं हुए, उसके बाद ये नाम रखेगा इसको क्या रखना है, ये RBCs रखेगा या ब्लड सेल्स, वो वाइट ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स। उससे पहले तक इसको क्या कहेंगे, स्टेम सेल्स कहेंगे। ठीक है, बेबी को जब तक उसका नाम नहीं रखा गया तो उसको बेबी कहा, इस तरह इनको क्या कहेंगे, ब्लड सेल्स को स्टेम सेल्स कहेंगे। फिर जब ये इस तरह के बाइंड होंगे, फिर ये बनाएगा कि क्या बनाना है, RBCs बनाना है, वाइट ब्लड सेल्स बनाना है, प्लेटलेट्स बनाना है, फिर जाके इसका नाम RBCs या वाइट ब्लड सेल्स वगैरह हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले तक स्टेम सेल्स। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब होता यह है कि इसमें ना कुछ फैक्टर्स होते हैं, दो तरह के फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर होता है ग्रोथ इंड्यूसर। ये जो ग्रोथ फैक्टर्स है ना, ये इन RBCs या इन वाइट ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स, इन सेल्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। और दूसरा फैक्टर होता है हमारे पास डिफरेंशिएट इंड्यूसर। और ये क्या करता है, ये हमारे पास डिफ्रेंशिएट करता है इन सेल्स में। अब जाहिर है RBCs जो है वो वाइट ब्लड सेल्स से अलग है ना, डिफ्रेंशिएट किसने किया, इस फैक्टर ने किया। तो दो फैक्टर ऐड करते हैं वो इस पर प्लूरीपोटेंशियल हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स पे। एक ग्रोथ इंड्यूसर होता है, एक डिफ्रेंशिएट इंड्यूसर्स होता है। ठीक है, अच्छा वैसे तो ग्रोथ फैक्टर बहुत सारे हैं, लेकिन एक जो कॉमन फैक्टर है उसका नाम है, उसका नाम क्या है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। उसका नाम है इंटरल्यूकिन 3 ग्रोथ फैक्टर का नाम है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है RBCs के रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं। रेड ब्लड सेल्स की अगर मैं शेप की बात करूँ ना, कि इसकी शेप कैसी होती है, तो इसकी शेप होती है बायकॉन्केव शेप। अब बायकॉन्केव शेप कैसी होती है, बायकॉन्केव शेप होती है, ये मैंने सर्कल बनाया,
इसके बीच में एक ऐसी डेप्थ है, अगर मैं एक ऐसी गहराई है, अगर मैं थंब रखूँगी ना यूँ करके, तो मेरा जो थंब है ये अंदर जाएगा। एक बीच में गहराई सी है, ठीक है। इस तरह का जब शेप होता है उसे हम कहते हैं कॉनकेव शेप, बाइकॉनकेव शेप। अब इसका जो डायमीटर है वो है 7.8। डायमीटर है हमारे पास 7.8 नैनोमीटर। और जो इसकी थिकनेस है वो है 2.5 नैनोमीटर। लेकिन जो सेंटर वाले की थिकनेस है वो है 1 नैनोमीटर। इसका जो डायमीटर है वो कितना है 7.8 नैनोमीटर। इसकी जो थिकनेस है यानी कि इसकी जो मोटाई है, इसकी जो मोटाई है ना, जो थिकनेस है वो कितनी है 2.5 नैनोमीटर। और बीच वाले की जो थिकनेस है वो हमारे पास है 1 नैनोमीटर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, अब क्या होता है कि ये, अच्छा ओके, अब एक वर्ड आपने सुना होगा हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन का एक वर्ड आपने बहुत सुना होगा। व्हाट इज़ हीमोग्लोबिन? रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन होती है ना, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स क्या कर रहा है, ब्लड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। तो जो ऑक्सीजन होती है ना रेड ब्लड सेल्स के अंदर, उसे हम नाम देते हैं हीमोग्लोबिन का। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसको हम नाम देते हैं हीमोग्लोबिन का। ठीक हो गई बात। अब हमें देखना है कि रेड ब्लड सेल्स में कितनी हीमोग्लोबिन होती है। सॉरी, रेड ब्लड सेल्स का नाम से आप याद नहीं रखें, आप इस तरह याद रखें कि ब्लड में कितनी हीमोग्लोबिन होती है। अच्छा देखो, मेल के अंदर क्या होता है और फीमेल में। मेल के अंदर हीमोग्लोबिन होगी 15 ग्राम और फीमेल में कम होगी 14 ग्राम होगी। ठीक है, और 15 ग्राम जो है ना ये 100 ml ऑफ ब्लड के मुताबिक है। ठीक है, 100 ml ऑफ ब्लड के अकॉर्डिंग कितनी हो गई 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है मेल में। इसी तरीके से फीमेल में भी 100 ml ऑफ ब्लड है, तो 100 ml ऑफ ब्लड के अकॉर्डिंग बताएं कितनी फीमेल के अंदर हीमोग्लोबिन होगी, तो 14 ग्राम होगी। ठीक, अब 1 ग्राम के अंदर कितनी ऑक्सीजन होगी, यानी कि अगर 1 ग्राम है तो 1 ग्राम के अंदर 1.34 ml ऑक्सीजन होगी। और ये कितनी ऑक्सीजन कैरी करेगी, तो याद रखें ये 20.1 ml ऑक्सीजन कैरी कर सकती है। ठीक है, इसी तरीके से ये 1 ग्राम है। अब यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी 1 ग्राम बराबर है 1.34 ml ऑक्सीजन के। लेकिन फीमेल में जो ऑक्सीजन है वो कैरी करने का कम है, यानी कि इसमें 20 है तो यहाँ पर होगा 18.7 ml ऑक्सीजन कैरी होगी। ठीक है, मेल में ऑक्सीजन कैरी ज़्यादा होती है, फीमेल में ऑक्सीजन कैरी कम होती है। यहाँ तक बात आ गई आप लोगों को समझ में। एक और चीज़ समझ लें मेल और फीमेल के लिहाज से, यहाँ पे बनाते हैं। मेल के अंदर जो है ना वो 5.4 मिलियन RBCS होते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं।
और फीमेल के अंदर 4.8 मिलियन RBCS होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, 4.8 होंगे फीमेल के अंदर, मेल में ज़्यादा होंगे 5.4 होंगे। ठीक, अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड का काम क्या है, RBCS यानी कि रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन ऑक्सीजन को कैरी करना, दूसरा फंक्शन कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट आउट करवाना, भी किसका काम है? RBCS का काम है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट आउट होती कैसे? तो याद रखें कि RBCS रेड ब्लड सेल्स में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जिसके आखिर में भी ASE लिखा हुआ होता है, तो उसका मतलब एंजाइम होता है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस ये एंजाइम होता है। जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड इस एंजाइम से रिएक्ट करती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और किसकी प्रेजेंट में? कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंट में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में क्या हुआ कि हमारे पास जब रिएक्शन हुआ तो हमारे पास हाइड्रोजन बनी और साथ में बाइकार्बोनेट बनी। हाइड्रोजन तो चली जाएगी, हीमोग्लोबिन से जाके बाइंड हो जाएगी, और बाइकार्बोनेट जो है वो बाइकार्बोनेट बाहर निकल जाएगी, और बाइकार्बोनेट की जो जगह लेगी वो हमारे पास लेगी क्लोरीन। बाइकार्बोनेट बाहर गई, क्लोरीन उसकी जगह आई, तो इसे हम कहते हैं क्लोरीन शिफ्ट भी कहते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, और ये बाइकार्बोनेट जो है फिर वो लंग्स के थ्रू जो है वो बॉडी से एक्सपेड आउट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ इसी चैप्टर का। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल RBCS है तो ये कैसे सिंथेसाइज हो रहा है, क्या प्रोसेस है इसको सिंथेसाइज करवाने का, तो वो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे कि भाई ये हमारे पास होता है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखें, एक वर्ड है एर्थ्रोपोइसिस। एथ्रोपोइसिस, व्हाट इज़ एथ्रोपोइसिस? अगर कोई आपसे पूछे तो आप कह सकते हैं कि सिंथेसिस ऑफ RBCS को टेक्निकली हम एथ्रोपोइसिस कहते हैं। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ RBCS को टेक्निकली एथ्रोपोइसिस कहते हैं। अब होता क्या है कि हमारे पास जैसे कि एक प्रो एथ्रोब्लास्ट, है, इसको हम कहते हैं प्रोनॉर्मोब्लास्ट। जब RBCS बनने वाला होता है, RBCS बनने का इल्म होता है कि भाई RBCS बनने वाला है, तो उस RBCS बनने के जो स्टार्टिंग का प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं प्रो एथ्रोब्लास्ट या प्रोनॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन भी बनना स्टार्ट हो जाती है। ये हमारे पास कितने आवर्स का होता है? 20 आवर्स का प्रोसेस होता है। उसके बाद हमारे पास एक और सेल होता है जिसे हम कहते हैं बेसोफिलिक एथ्रोब्लास्ट।
तो ये भी हमारे पास 20 आवर्स का प्रोसेस होता है। इसके बाद ये बनता है बेसोफिलिक एथेरोब्लास्ट। बेसोफिलिक एथेरोब्लास्ट के बाद एक नेक्स्ट होता है पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट। ये इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाता है आरबीसीएस के अंदर, और ये भी हमारे पास 25 आवर्स का होता है। ठीक है, अब तक 20 आवर्स का था, लेकिन अब ये 25 आवर्स का होता है। नेक्स्ट होता है और ऑर्थ्रोक्रोमैटिक एथेरोब्लास्ट। ऑर्थ्रोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट। ये 30 आवर्स का होता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है इन्यूक्लिएशन। इन्यूक्लिएशन प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है ना, वो रिमूव हो जाता है। यानी कि इसमें भी न्यूक्लियस था, ये जो न्यूक्लियस होता है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है, आउट हो जाता है। जब ये न्यूक्लियस बाहर निकल जाता है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सेल बचता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा कि जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सेल बचेगा तो इसको हम कहते हैं पॉलीक्रोमैटिक एथेरोमैटिक एथेरोमैटिक। और जब इसमें ये 2 दिन बाद जब ये मैच्योर होता है, इसमें न्यूक्लियस आ जाता है 2 दिन बाद, 2 से 3 डेज, 2 से 3 दिन बाद क्या होता है कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाता है, और ये जो आरबीसीएस था वो मैच्योर हो जाता है। आरबीसीएस मैच्योर हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ कॉन्सेप्ट ख़राब नहीं करिएगा, ये जो यहाँ पर इन्यूक्लिएशन हुई थी जिसमें से न्यूक्लियस बाहर आया था, तो इसमें सिर्फ सेल बचा था। ठीक है, इस सेल को हमने नाम दिया है पॉलीक्रोमैटिक एथेरोमैटिक। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि 2 से 3 दिन के बाद इसमें न्यूक्लियस जनरेट हो जाता है, आरबीसीएस जो है वो मैच्योर हो जाता है। इस तरह हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो एरिथ्रोसाइट्स की सिंथेसिस हो गई। बेसिकली हमने देखना था कि आरबीसीएस बनता कैसे, तो वो आरबीसीएस यहाँ पे बनना देख लिया। एक और टर्म है, वो भी समझ लें, अलग से है टर्म एरिथ्रोपोइटिन। ये जितनी भी टर्म्स है अच्छे से याद कीजिएगा, वायरल है या फिर एमसीक्यूज में बहुत पूछते हैं। एरिथ्रोपोइटिन, ये एरिथ्रोपोइटिन क्या चीज़ होती है, तो इसमें कुछ एक चीज़ है। पहली बात तो ये कि ये एक हार्मोन है। क्या है ये? हार्मोन है। और इसके ये कहाँ से आता है, तो ये 2 तरीके से आता है। 90% तो ये हमें किडनी से मिलता है, और 10% ये हमें लीवर से मिलता है। ठीक, उसके बाद ये क्या करता है, इसका और दूसरा काम क्या है, ये आरबीसीएस की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीएस इंक्रीज। और इसके अलावा ये स्टिमुलेट करता है बोन मैरो को। बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है। और बस ये 3-4 काम है इसके, 1 2 3 काम है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया एरिथ्रोपोइटिन की टर्म समझ में आ गई। नेक्स्ट, अच्छा एक और टर्म है, बल्कि टर्म नहीं, हाँ चलो टर्म ही समझ लो। एक और टर्म है जिसे हम कहते हैं कम्युनेजिया एनीमिया। कम्युनेजिया एनीमिया क्या होता है, ये भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ कम्युनेजिया एनीमिया।
तो कम्युनिजिया एनीमिया जो है ये जब डेफिशिएंसी होती है ना, एनीमिया एंड ब्लड की कमी हो जाए, सिंपल वर्ड में समझा रही हूँ, जब ब्लड की कमी हो जाए, ब्लड लॉस हो जाए या ब्लड की कमी हो जाए, किस वजह से हो ब्लड की कमी? ब्लड की कमी हो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, यहाँ पे लिख देती हूँ डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से ब्लड कम हो जाए, ब्लड की कमी हो जाए बॉडी में, क्योंकि जब इसकी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो RBCs की जो मैचुरेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही होती, RBCs मैच्योर नहीं हो पा रहा होता, इस तरह RBCs की कमी हो जाती है। तो RBCs की जब कमी होती है तो उसे हम कहते हैं कम्युनिजिया एनीमिया। ठीक है, जब RBCs की कमी हो रही है किसकी वजह से? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से क्यों हो रही है? क्योंकि RBCs की मैचुरेशन के लिए विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर DNA सिंथेसाइज नहीं होता। जब DNA सिंथेसाइज नहीं होगा तो इंस्टिक फैक्टर इसके एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगी विटामिन B12 की तो जाहिर है कि उसकी वजह से क्या इफेक्ट होगा कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। विटामिन B12 की जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो विटामिन B12 डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हम कहेंगे कि भाई उसकी वजह से जो एनीमिया हुआ है उसे हम कहेंगे कम्युनिजिया एनीमिया।